तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसके लिए हमें पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझना पड़ेगा। डीएनए से डीएनए का बनना, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें यही ट्रांसक्रिप्शन आज करनी है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए को टेम्पलेट मानते हुए आरएनए सिंथेसाइज करना, इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है कि एक डीएनए स्ट्रैंड लिया, उसको कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए एक आरएनए तैयार करना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ आ गया होगा आपको। अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, देयरफॉर ट्रांसक्रिप्शन जनरेट सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। नीचे देखो, ये डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है, एक जीटीए, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एक वन स्ट्रैंड हो गया, ये उसका डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड हो गया। अगर हम इन्होंने बोला था एक को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए आरएनए सिंथेसाइज करना, ये दोनों स्ट्रैंड है ना, दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री हम मानेंगे। हम कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के दो तीन नाम होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटीसेंस। और अपने अपने नॉन एंड टेम्पलेट का दो नाम होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कोड इससे कर रहे हैं पर हम नाम इसको दे रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड। असल में हो क्या रहा है कि ये जो स्ट्रैंड है ना, इसका बिल्कुल डिक्टो ही हमारा आरएनए तैयार हो रहा है। बस इसकी थाइमिन की जगह यूरासिल लग रहा है। ये देखो, थाइमिन की जगह यूरासिल, थाइमिन की जगह यूरासिल, थाइमिन की जगह यूरासिल। तो हम ये नो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं कि बिल्कुल इसी की तरह कोड हो रहा है, बस थाइमिन की जगह क्या लग रहा है, यूरासिल। और यूरासिल क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता है कि आरएनए में थाइमिन नहीं आता, सिर्फ यूरासिल आता है। मतलब हम देखते इसके एज अ टेम्पलेट मानते हैं इसको। तो ये जो टेम्पलेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये भी है। तो हम बस ना, हमें बस इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना, तो वो इसके जैसा ही बनेगा ना, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आरएनए में जब आएगा तो थाइमिन के जगह सिर्फ यूरासिल लगेगा। तो इसलिए इस नो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटी सेंस बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जनरेट सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए दैट हैव आइडेंटिकल सीक्वेंस टू दैट ऑफ द कोडिंग और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्सेप्ट फॉर प्रोसेसिंग यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो एक बात याद रखने की लोड़ है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बनता है। डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बनना, इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो चलो आगे शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हम आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हम दोनों डीएनए स्ट्रैंड को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलें तो क्या होगा। देखो, अगर हम दोनों स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री मान लें, एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लें, तो दो तरह के आरएनए बनेंगे। दो तरह के आरएनए बनेंगे तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर दो तरह के आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, तो वो जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हमें मिलेगा ही नहीं। अगर सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए नहीं मिलेगा तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसलिए हमें एक को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड मानना होता है, दूसरे को टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं मानना होता। अगर दोनों को मान लेंगे तो दोनों आरएनए जो होंगे, जैसे ये एक आरएनए है, ये दूसरा आरएनए है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनेगा। देखिए, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय अ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए गिव राइज टू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, दे विल कॉम्प्लिकेट जेनेटिक एक्सप्रेशन मैकेनिज्म। इस लाइन का मतलब है, अगर दो आरएनए मतलब दो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर उनका उनके उनके मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो वो दोनों ऐसे मतलब समझ लो, एक ऑर्डर दे रहा है कैपिटल की टी का और एक ऑर्डर दे रहा है स्मॉल टी का, तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब नेगलेक्ट करेंगे, ऐसा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जेनेटिक मैकेनिज्म में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। दूसरा, टू आर एन ए मोलिक्यूल प्रोड्यूस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे विल मेक फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आर एन ए। ये मैंने आप लोगों को ऊपर समझा दिया कि डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बन जाता है, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन। ये क्या होगा कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मुश्किल खड़ी करेगा। तो आगे हमारे लिए एक नोट है, नोट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट नोट कर लीजिए। ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक द डी एन ए रेप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन, ओनली स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डी एन ए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। देखो, डीएनए स्ट्रैंड में
रेप्लिकेशन में क्या होता था कि दोनों स्टैंड टेम्पलेट बनते थे, तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड बनता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आगे ट्रांसक्रिप्शन में काम करेगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हम यूज़ करेंगे एज अ टेम्पलेट। वही समझा रखा, अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, वेयर एज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इंटायर डीएनए, रेप्लिकेशन के दौरान पूरा इंटायर डीएनए रेप्लिकेट होता है, पर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक सिंगल पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन के लिए पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मैं आगे बताऊँगा। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन इस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब जो डीएनए सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रहा है उस यूनिट को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये एनसीईआरटी से ही सारा लिया हुआ है। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दो स्टैंड होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्टैंड जिसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग। मैंने पीछे बताया आपको, डायग्राम दिखाई थी ना, टेम्पलेट स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड। और एक होता है नॉन टेम्पलेट, कोडिंग और सेंस स्टैंड। ये याद रखना पड़ेगा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। अगर आपको बोलेगा नॉन कोडिंग स्टैंड तो कई बच्चे क्या करते हैं कि नॉन कोडिंग को नॉन टेम्पलेट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता, ये उल्टा है। उसके बाद देखो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना किस चीज़ से, तीन कंपोनेंट से बना हुआ है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। फिर से बोलता हूँ, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन समझनी है तो इन तीन कंपोनेंट को समझना ही पड़ेगा। तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर को समझने पहले एक नोट लिख लीजिए। ऑल द रेफरेंस पॉइंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑल द रेफरेंस पॉइंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड वाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ पे कई बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, पर मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि आपको पता चल जाए। मैं जानता हूँ कई बच्चों को लाइन ये समझ नहीं आई होगी, पर चिंता ना करें, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे एक हमारे पास स्टैंड है, ये 5' स्टैंड है, 5' से 3' एंड, और हमें पता है डीएनए ऐसे बनता है, एक जगह 5' होता है, दूसरी जगह 3' होता है, और इस जगह 3' होगा और इस जगह 5' होगा। ये तो आप लोगों को पता होगा, एप्लीकेशन में किया होगा आपने। देखो जो पहले प्रमोट करने वाला एरिया होता है उस प्रमोटर एरिया को हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोट करने वाले एरिया को बोलते हैं हम प्रमोटर, और टर्मिनेटिंग एरिया को हम बोलते हैं टर्मिनेटर। यहाँ पे एक टर्मिनेटर एरिया होता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। और हम नाम से पता चल रहा है, प्रमोटर का मतलब होता है प्रमोट करने वाला, टर्मिनेटर का मतलब होता है टर्मिनेट करने वाला। तो एक बात ध्यान से सुन लो, बायो में अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ गए ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। प्रमोटर का मतलब प्रमोट करने वाला, टर्मिनेटर का मतलब टर्मिनेट करने वाला। तो इधर बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा स्ट्रक्चरल जीन। वो स्ट्रक्चरल जीन वो जो कोड होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन है ना, इसमें जो कोड छुपा हुआ है जो डीएनए से आरएनए बनने में मदद करेगा, ये इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो इसी इतने एरिया की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है ना, इतने एरिया की ट्रांसक्रिप्शन होगी। ये यहाँ पे जो कोड्स होंगे ये शुरू करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए होंगे, और यहाँ पे जो कोड्स होंगे वो ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म करने के लिए होंगे। तो मैंने आपको लाइन क्या बोली थी, ऑल द रेफरेंस पॉइंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। और कोडिंग स्टैंड कौन सा हमारा, ये वाला। कोडिंग स्टैंड कौन सा हमारा बताओ, कोडिंग स्टैंड है हमारा ये वाला, कोडिंग स्टैंड हमारा ये है ना। देखो जो भी बनेगा ना वो यहीं से हम, अगर हम 5' हमें कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर यहाँ पे है कि यहाँ पे है। हमने सिर्फ इतना लिखना है कि प्रमोटर जो होता है ना, ये देखो प्रमोटर्स प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम, 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम, दिख रहे हो, 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम। देखो 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम कौन सा है, ये है हमारा अपस्ट्रीम, और ये है हमारा डाउन स्ट्रीम। 5' हमेशा अपस्ट्रीम होता है क्योंकि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे हमारा 5' शुरू, ये हमारा हुआ अपस्ट्रीम और ये हमारा हुआ डाउन स्ट्रीम। तो प्रमोटर होगा कहाँ पे, 5' एंड के अपस्ट्रीम पे। और अब यहाँ पे भी अप स्टैंड 5' का अप स्टैंड है, और यहाँ पे भी 5' का अप स्टैंड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर यहाँ पे है कि यहाँ पे है। तो मैंने आपको बोला था कि कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे, और कोडिंग स्टैंड का 5' एंड कौन सा है, तो अपना कोडिंग स्टैंड कौन सा है, ये रहा अपना कोडिंग स्टैंड, ये रहा अपना नॉन कोडिंग स्टैंड, ये अपना कोडिंग स्टैंड, और ये रहा अपना नॉन कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड का 5' एंड पे है प्रमोटर, तो मतलब प्रमोटर यहाँ पे नहीं है 5' एंड पे, ये भी 5' अपस्ट्रीम है, ये भी 5' अपस्ट्रीम है, पर कोडिंग स्टैंड के हिसाब से हमें नाम देना। तो कोडिंग स्टैंड के हिसाब से ये रहा हमारा प्रमोटर, और टर्मिनेटर हमारा कहाँ पे होगा, कोडिंग स्टैंड के 3' एंड पे,
3 डैश ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 डैश एंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर हमें देखना है कोडिंग स्टैंड के हिसाब से, इस कोडिंग स्टैंड के हिसाब से। तो कोडिंग स्टैंड के हिसाब से हमारा टर्मिनेटर आएगा इस जगह पे। ये आपको मैंने समझा दिया। तो चलो शुरू करते हैं। प्रमोटर, ये आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, नोट्स मैंने खुद बना रखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रमोटर प्रेजेंट एट द 5 डैश एंड अपस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा था हमारा, जो कोडिंग स्टैंड था। स्ट्रक्चरल जीन इन कोडिंग स्टैंड, ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कहाँ पे होगा, कोडिंग स्टैंड पे। कोडिंग स्टैंड के प्रमोटर वहाँ पे शुरू होगा, और स्ट्रक्चरल जीन के टर्मिनेटर पे हमारा होगा 3 डैश एंड के डाउन स्ट्रीम में हमारा होगा टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड के, याद रखना। सर्टन शॉर्ट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रिमेन कंजर्व्ड विद इन प्रमोटर रीजन विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू RNAP। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो बाइंडिंग करती है RNAP। RNAP होता है हमारा RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्यों, हमें RNA सिंथेसाइज करना ना, RNA सिंथेसाइज करना, तो स्ट्रक्चर जीन पे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जो अटैचमेंट देगी RNAP को, RNA पॉलीमरेज को अटैचमेंट देगी। तो देखो इन प्रोकैरियोट्स में कुछ RNAPs होते हैं, जैसे सीक्वेंस होती है यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे RNAP लगता है। तो प्रोकैरियोट्स में उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स। ये याद रखना पड़ेगा आपको, प्रिब्नोबॉक्स। ये होता है TAT, ये होता है 10 बेस पेयरिंग। और अपस्ट्रीम में होता है, क्योंकि हमें पता है हम सब कुछ अपस्ट्रीम से हिसाब से देखेंगे। तो स्टार्ट पॉइंट होगा अपस्ट्रीम का 10 बेस पेयर का होगा कौन सा, प्रिब्नोबॉक्स। सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, यूकैरियोट्स में अलग होता है। देखो यूकैरियोट्स में ये ऐसी सीक्वेंस जो RNAP को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है वो होती है टाटा बॉक्स। उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, और उसका दूसरा नाम है लेडर लाइक होती है। ये मतलब लेडर लाइक होती है, इसको हम लेडर लाइक भी बोल देते हैं। टाटा मतलब TA टाटा TAT, ऐसे 20 बेस पेयर का होता है। तो ये कहाँ पे होगा, अपस्ट्रीम में होगा, अपस्ट्रीम ऑफ 5 डैश एन, मतलब ये वाली अपस्ट्रीम, क्योंकि हम इसी के हिसाब से बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें कोडिंग स्टैंड के हिसाब से देखना मतलब प्रमोटर रीजन कहाँ पे, टर्मिनेटर रीजन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिब्नोबॉक्स और टाटा बॉक्स। यूकैरियोट्स के लिए एक दूसरी सीक्वेंस भी होती है, उसको हम बोलते हैं होगनस बॉक्स। क्या बोलते हैं, होगनस बॉक्स। इसका सीक्वेंस होता है TAT और ये भी 20 बेस पेयर का होता है। जैसे हमारा पिछला था ना टाटा बॉक्स, वो भी 20 बेस पेयर पे था, ये भी 20 बेस पेयर का होता है। तो आगे आ जाता है हमारा, ये तो हमारा हो गया प्रमोटर रीजन की बात। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर रीजन की बात। स्ट्रक्चर रीजन फ्रैंकल्ड बाय प्रमोटर बाय एंड टर्मिनेटर, ये एंड है, ठीक है ना। फ्रैंकल्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इन कोडिंग स्टैंड मे कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ mRNA और tRNA और rRNA। देखो ये जो हमारा स्टैंड था ना, ये जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन था, इसके अंदर कोडिंग हो सकती है, किस किस के लिए कोडिंग हो सकती है, mRNA के लिए हो सकती है, mRNA और tRNA के लिए हो सकती है, और sRNA के लिए हो सकती है। ये मैं आपको कराऊंगा क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। mRNA rRNA और tRNA, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इन केस व्हेन स्ट्रक्चर जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ mRNA, जब mRNA के लिए सीक्वेंस के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, mRNA के लिए इंफॉर्मेशन होती है, mRNA सिंथेसाइज करना हो तो उस चीज़ को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन की मदद से। प्रोकैरियोट्स में याद रखना, ये समझो, ये हमारा प्रमोटर रीजन है, ये हमारा टर्मिनेटर रीजन है। प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, ये वाला हिस्सा स्ट्रक्चरल जीन। ये कौन सा हिस्सा है, स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन में ना प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिस्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे C1 सिस्ट्रॉन 1 सिस्ट्रॉन 2 सिस्ट्रॉन 3 सिस्ट्रॉन 4। अब क्या होगा, mRNA सिंथेसाइज होगा, ये यार हमारा mRNA सिंथेसाइज होगा। मैं आगे पूरा प्रोसेस करवाऊंगा, चिंता मत करो। ये गिव राइज करेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब बहुत सारे सिस्ट्रोनिक होते हैं, एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में। देखो कितने सारे सिस्ट्रोन है, ये 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं, 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। पॉलीसिस्ट्रोनिक किसको, प्रोकैरियोट्स के mRNA को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। क्यों, क्योंकि उसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर के रीजन में बहुत सारे सिस्ट्रोन्स होते हैं। यही उल्टा होगा यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में देखो पॉलीसिस्ट्रोनिक नहीं होती, मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। यूकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक नहीं होती, मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। क्यों, एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर, सिर्फ एक सिस्ट्रोन। एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर, सिर्फ एक सिस्ट्रोन। एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर, सिर्फ एक सिस्ट्रोन। तो हमारा mRNA कैसे बनेगा, एक सिस्ट्रोन के लिए एक mRNA, दूसरे सिस्ट्रोन के लिए एक mRNA, तीसरे सिस्ट्रोन के लिए तीसरा mRNA, चौथे सिस्ट्रोन के लिए चौथा mRNA।
इसमें क्या था कि ये एक साथ जुड़े हुए थे, एक लॉन्ग चेन बनती है mRNA की। पर यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में एक सिस्टम, उसके लिए एक mRNA तैयार होता है। एक प्रमोटर और दूसरे टर्मिनेटर के बीच में दूसरा सिस्टम, उसके लिए दूसरा mRNA तैयार होता है। तो एक mRNA हैव ओनली इन्फॉर्मेशन फॉर C1 मतलब एक सिस्टम के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। ये समझ गए आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्मिनेटर क्या है। हमने प्रमोटर पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल जीन पढ़ लिया, बारी आ गई टर्मिनेटर रीजन की। टर्मिनेटर कहाँ पे था, प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ डाउनस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सर्टन पैलिड्रोमी सीक्वेंस रिमेन कंजर्व्ड with the terminator region. Certain palindromic sequence remain conserved with the terminator region. एक स्पेशल तरह की सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, जो क्या करती है, ख़त्म करती है mRNA की सिंथेसिस को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की सिंथेसिस को, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ख़त्म करती है पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे शुरू करने में 3 थी ना, प्रोकैरियोट्स में थी प्रिब्नोबॉक्स, यूकैरियोट्स में थी टाटा बॉक्स और दूसरा था होगनेस बॉक्स। वैसे यहाँ पे सीक्वेंस होती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, टर्मिनेट करती है, क्योंकि ये टर्मिनेटर रीजन पे लगी होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जो इसको स्टार्ट करेंगी, mRNA की सिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जो mRNA के सिंथेसिस को रोकेंगी। तो यही बता रहे हैं वो। इन्वॉल्वमेंट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये अपना हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम हमें चाहिए होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो पहला उसमें आता है फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन होता है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय यूजिंग एनर्जी। अब ये देखो, एडेनिन, ये 8 AMP है ना, इसको हम फोस्फोराइज करेंगे एडेनिन ATP बनाने के लिए। ये है अपना एडेनिन मोनोफॉस्फेट, उसको फोस्फोराइज करेंगे तो बनेगा एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। अब GMP है, इससे बनेगा ग्वानानिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, यूरासिल ट्राईफॉस्फेट। अब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज अ प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन करने के लिए ये सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगला एंजाइम आ जाता है अपना ट्रांसक्रिप्टेज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये याद रखना, ये यहाँ पे कई बच्चों को मतलब भूल जाता है, क्या बोल क्या रहा है। DNA पे डिपेंड करता है, RNA पॉलीमरेज करता है। DNA पे डिपेंड करता है कौन, ट्रांसक्रिप्टेज जो है DNA पे डिपेंड करता है, और पॉलीमरेज क्या करता है, RNA पॉलीमरेज करता है। ये एंजाइम जो होता है ट्रांसक्रिप्टेज, DNA पे डिपेंड करता है, RNA को पॉलीमरेज करता है, इसलिए इसको कहते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इसका फंक्शन क्या होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये अनवाइंड करता है DNA को, अनवाइंड का मतलब होता है DNA ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अनवाइंड करेगा, इसको खोलेगा, इसको ऐसे खोलता है। ये कौन करता है, ट्रांसक्रिप्टेज। और दूसरा होता है RNA सिंथेसाइज। समझ लो यहाँ पे RNA सिंथेसाइज करा इस एक स्ट्रैंड से, इसको अनवाइंड करेगा और RNA सिंथेसाइज करेगा कौन, ट्रांसक्रिप्टेज। और इसकी एग्जांपल क्या है, RNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज RNA पॉलीमरेज। इसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, किसके, ट्रांसक्रिप्टेज के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कोर कॉम्प्लेक्स, एक होता है कोफैक्टर। एक होता है कोर कॉम्प्लेक्स, एक होता है कोफैक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम टर्न पेज, हमें बस यहाँ पे ये याद रखना कि कोफैक्टर में कुछ दो कोफैक्टर्स होते हैं जो शुरू करते हैं और रोकते हैं किस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं और रोकते हैं। पहला कोफैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर जो कि शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और रो फैक्टर जो कि रोकता है। दोनों स्टेरॉयडल होते हैं। तो ये सिग्मा फैक्टर है, ये शुरू करेगा, रो फैक्टर है जो ख़त्म करेगा, मतलब टर्मिनेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो अपना सिग्मा फैक्टर आ गया। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, एक्टिवेट बाय प्रमोटर इसको एक्टिवेट करता है, किसको, सिग्मा फैक्टर को एक्टिवेट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन की विद कोर कॉम्प्लेक्स। मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, चिंता मत करो। अब सिर्फ इतना याद रखो कि सिग्मा फैक्टर जो होता है इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेटर उसको एक्टिवेट करता है। और इसका काम क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन रो फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और इसका फंक्शन होता है टर्मिनेशन करना है ट्रांसक्रिप्शन की। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन वो कैसे होती है, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। मैं एक की कराऊंगा, उसके बाद मैं जो डिफरेंस है वही कराऊंगा, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। चलो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स शुरू करते हैं। टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, जो पता ही आपको क्यों होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, बिकॉज DNA इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म डू नॉट हैव न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का न्यूक्लियोन जो होता है, जो न्यूक्लिक मटीरियल होता है वो खुद साइटोप्लाज्म में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ शुरू होगी, साइटोप्लाज्म में।
प्रोकैरियोट्स पोजेस सिंगल टाइप ऑफ आरएनएपी एंजाइम विच सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनएस। याद रखना, प्रोकैरियोट्स में एक आरएनएपी एंजाइम होता है जो तीनों ही चीज़ों को सिंथेसाइज करता है। एमआरएनए को भी सिंथेसाइज करता है, आरएनए को भी सिंथेसाइज करता है और टीआरएनए को भी सिंथेसाइज करता है। कौन? किसमें? प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनएपी एंजाइम तीनों को बनाने की क्षमता रखता है। उसके बाद जनरेट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट डज नॉट रिक्वायर एनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। क्या? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, ये मैं आगे आपको कराऊंगा। आप सिर्फ याद रखो कि प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूकैरियोट्स में पड़ती है। यही जो डिफरेंस है ना, यही मैं आपको कराऊंगा कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करना पड़ता है। इनमें क्या होता है? इनमें ये नहीं करना पड़ता, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ता। प्रोड्यूस पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मैं आपको बता चुका हूँ। पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे सिस्टोन वाले एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट्स में एक ऐसे मोनोसिस्टोनिक बनते हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ। अब आप याद यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ये लाइन काफ़ी बच्चों को परेशान करती है कि हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे शुरू होती है? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ही है, न्यूक्लियस होता ही नहीं अब अच्छे से बना हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे शुरू हो रही है? साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसलेशन कहाँ पे होनी होती है? कहाँ पे शुरू होनी होती है? वो साइटोप्लाज्म में होती है। देखो यहाँ पे क्या है कि दो न्यूक्लियस हमारा है साइटोप्लाज्म में, तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, जैसे जैसे समझ लो ये एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ से एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे जैसे एमआरएनए बनता है इसकी आगे ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनना शुरू होता है साथ साथ में, मतलब दोनों प्रोसेस कपल्ड है, एक साथ हो रहे होते हैं। मतलब इधर से एमआरएनए बन के आपका निकला और दूसरी तरफ से उसी वक्त ट्रांसलेशन आपका शुरू हो गया। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और ट्रांसक्रिप्शन पहले न्यूक्लियस में होगी और ट्रांसलेशन अपनी होगी साइटोप्लाज्म में। तो ये याद रखने वाली बच्चे लाइन है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है और काफ़ी बच्चों को परेशान करती है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दूँगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड process since both take place in same chamber, both process simultaneously because have open chamber same place। अब आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म। तो आगे हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज़्म ट्रांसक्रिप्शन की मैंने आपको बताया था। इनिशिएशन पहला स्टेप, इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन कौन करता है? अपना बताओ। इनिशिएशन करता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जैसे प्रोबोक्सिन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट,